हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं और हम आपको बताए हुए थे कि हम आपको जो है 2 जनवरी से जो है हम आपका क्लास शुरू कर देंगे। आपको हम बताए थे ऑनलाइन क्लास जो है 2 जनवरी से शुरू कर देंगे, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है आप लोगों का क्लास शुरू नहीं हो पाया और ये आपका क्लास जो है 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। ओके, और इसे बहुत ही एकदम शुरू से चल रहा है और अगर इसको आप देख लेते हैं तो आई होप कि आपका जो भी 1 नंबर का जो सवाल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जिसको आप बोलते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एग्जामिनेशन को में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन इसी सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो इसीलिए आप बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को देखेंगे ताकि इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति, जिसको कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में जो हमारा चैप्टर है वो है अध्याय 1 और इसका जो चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ओके, और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे कि शुरू से लेके एंड तक बताएं, और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी कि A to Z आपको हम बताएंगे, एकदम शुरू के तौर से बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पूरा A to Z हम आपको पहले ही बताए थे A to Z बताएंगे, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि पिछली कक्षा में आप संख्या पद्धति के बारे में कुछ न, मतलब 9th क्लास की बात हो रही है। क्या चीज़? 9th क्लास की बात हो रही है, 8th क्लास की बात हो रही है, 7th क्लास की बात हो रही है। मतलब इसमें जो है आपको 7th क्लास तो छोड़ दीजिए, 8th और 9th इसमें जो है आपको बताया गया है संख्या पद्धति। तो फिर भी इस जो है थोड़ा सा संक्षेप में हम इस बातों को दोहरा लेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आप देख लो कि क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है वो आप देख सकते हो कि परिमेय संख्या मतलब जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ओके, तो इस परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन होता है वो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई भी संख्या हो, 2 हो, 0 हो, 3 हो, 8 हो, कोई भी संख्या हो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। ओके, तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि यदि P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक है लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा यानी वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जिस तरीके से हम आपको बताए थे 0 क्या परिमेय संख्या? आप कहोगे कैसे, क्योंकि ये तो P/Q के रूप में तो नहीं है, लेकिन नीचे मान करके एक मान करके जो है हम P/Q के रूप में तो हम मान सकते हैं ना, मतलब बना सकते हैं ना, तो P/Q के रूप में हो गया ना। लेकिन यहाँ पर बता रहा है क्या चीज़ कि जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये जो आप एक यहाँ पे किए हो तो इसके स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो वो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। जैसे मैं आप देख लिए 0 और पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 0 जो भी है और पूर्णांक संख्या जो है वो एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इन्हें भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। क्योंकि 0 हम आपको शुरू में बताए थे कि 0 है, इसके नीचे एक मान करके हम P/Q के रूप में बना सकते हैं, और जब ये P/Q के रूप में हम बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद जो है यहाँ पे बात करते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति का होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास परिमेय संख्या है ना, क्या चीज़? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो आवृत्ति होता है वो या तो शांत होगा, क्या होगा? या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। समझ आ रही है बात? यही चीज़ दोनों होता है दशमलव प्रसार जिसको बोलते हो, ये तो या तो शांत होगा या तो अशांत होगा इस परिमेय संख्या का। समझ आई बात? फिर भी वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अनावशांत आवृत्ति होता है, परिमेय संख्या
कहलाता है। जैसे कि आपको जैसे में दिया गया है एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो 123/125 को यहाँ पे लिए हो तो ये इतना आया, ये इतना आया, इतना आया, ये सब इत्यादि दिया हुआ है कि शांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, जैसे ये है अशांत आवृत्ति, पूर्ण आवृत्ति हो रहा है। ओके, उसके बाद जो है हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या। क्या चीज़? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने परिमेय संख्या समझ लिया, अब अपरिमेय संख्या समझ लो कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो अपरिमेय संख्या का जो फॉर्मूला होता है, मतलब रूल, परिभाषा कर सकते हो कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या को जो है P/Q के रूप में लिख सकते थे, बट इस अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ की Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जैसे √2 है तो √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, नहीं लिख सकते हैं। √3 को बट्टा में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ये √7/2 एक परिमेय संख्या तो है बट अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये √7 है। तो √7 जो है ये रूट के अंडर है ना, जब ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। -√5/3 ये भी अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि √5 मतलब 5 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आई बात? तो आगे हम आपको बताते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर देख लो कि क्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनवशांत आवृत्ति होता है। विलोमत यानी कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वैसी संख्या जो अशांत आवृत्ति का हो। क्या चीज़? अशांत आवृत्ति का, यानी कि एक ही संख्या बार बार आता रहे और एक ही संख्या वो बार बार आता रहे तो वो क्या हो जाता है? अशांत आवृत्ति का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अशांत आवृत्ति का हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, मतलब डिजिट आते ही रहता है, आते ही रहता है, ख़त्म नहीं होता। उसका जो है हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर देख लो वास्तविक समय रियल नंबर किसको बोलेंगे? तो सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या, क्या चीज़? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही बात? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये दोनों का जो समूह होता है उसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब उस परिमेय संख्या वो अपरिमेय संख्या, मतलब क्या करा गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर जो है वो एक संग्रह प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होंगे या तो अपरिमेय हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस वास्तविक संख्या में ये डिसाइड नहीं होता है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, ये डिसाइड ही नहीं होता, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को मिला करके जो है वास्तविक संख्या बनती है। तो समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज में हमारा है एल्गोरिदम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? भाग एल्गोरिदम। और यही एल्गोरिदम है और इसको जो है आप देख सकते हो बहुत ही इजीली। और वो क्या है कि हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो प्रोड्यूसर होता है, मतलब कहने का मतलब ये होगी कि एक प्रॉब्लम होता है उसको समस्या का हल करना होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से। तो वही होता है एल्गोरिदम। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि 3 से हम भाग दे दिया 5 में, इस तरीके से। इसका मौसो अगर निकालना हो, क्या चीज़? मौसो निकालना हो तो क्या करेंगे? 2 1 से लगाएंगे, 3 ही का 3 मतलब 2 हो गया, और ये 3 1 से लगा देंगे 2, मतलब ये एक क्रमबद्ध तरीके से जा रहा है। ठीक इसी तरीके से अब बात करते हैं प्रमेय का या फिर लेमा। तो यहाँ पे देख लो लेमा। ये लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया बराबर है और इस तरह के आपसे कोई डिजिट दे देगा और इस तरीके से कोई डिजिट दे देगा, कहेगा कि ये क्या है? लेमा एक कथन है, सिद्ध कथन है। मतलब एक कथन सिद्ध कथन दिया रहता है जिसकी सहायता से एक दूसरे को सिद्ध किया जाता है। मतलब इसकी सहायता से इसको सिद्ध करना होता है या इसकी सहायता से इसको सिद्ध करना होता है। समझ में आ गई बात?
तो यही बात होता है लेमा। उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं भाजकत्व, यानी ये देख सकते हो भाजकत्व। तो ये भी आप देख लो अच्छी तरीके से। यदि पूर्णांक ए और बी, जो कि ए और जीरो नहीं होगा, मतलब ए बराबर जीरो नहीं होगा, के लिए पूर्णांक क्यू ऐसा मिले कि बी बराबर बी ए क्यू हो, तो हम कहते हैं कि ए बी को विभाजित करता है, यानी बी ए से विभाज्य है। और ये अगर ये सब पूरी अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आप समझ लो कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मार सकते हो, या फिर आपका जो प्रश्नावली जो एक है ना, इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका इससे। ओके, अब वैसे आप देख लो, आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, बी को ए का गुणज अपवर्त ए और ए को बी का भाजक कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे बी को जो है ए का गुणज होता है, मतलब बी गुणे ए, इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे बताया गया कि चूंकि ए बराबर ए इंटू ज़ीरो, अतः प्रत्येक अशून्य पूर्णांक ए ज़ीरो को विभाजित करता है। फिर एक और बी भी जो है बी को विभाजित करता है, और एक और बी को यथार्थ भाजक, मतलब भाजक जिसे भाग देना होता है, वो कहलाता है। और एवं इनके अतिरिक्त बी के सभी भाजक ही कहलाते हैं। समझ आ रही बात। उसके बाद जो है यहाँ पे विधोर्धांश का द्वारा जो है प्रमाण, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, उतनी नहीं है, ठीक है, मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो यूक्लिडियन या यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम, यही होता है भाग एल्गोरिदम के द्वारा, जो कि भाग एल्गोरिदम का फॉर्मूला होता है ये क्या चीज़, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा आर से, और आर या छोटा होगा किससे, बी से। यानी कह सकती हो पहले बी होगा, बी के बाद आर होगा, उसके बाद क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये बड़ा, इससे ये छोटा, और इससे ये छोटा, सबसे बड़ा बी, बी से छोटा आर, आर से छोटा ज़ीरो, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे इसका भाग एल्गोरिथम जो है क्या है, क्यू को भागफल कहा जाता है और आर को शेषफल कहा जाता है। जिसे भाषा, मतलब भाषा में अगर देखा जाए अच्छी तरीके से, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप इस तरीके से अगर जो आप भाग देते हो, तो ये इसमें आपका जो ये होता है, ये वाला पोर्शन, ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। और ये होता है आपका जो भाज्य, क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल। और यहाँ पे जो आप इस भाजक में जो घटा करके लाते हो नीचे, ये होता है शेष, या इसी को बोलते हैं शेषफल। समझ आ रही बात, इसी को बोलते हैं शेषफल। अब इसमें एक चीज़ और देख लो, ये तो हिंदी में हो गया इस तरीके से। अब इसी को जो है इस इंग्लिश में अगर देखा जाए, तो आप कह सकते हो नॉर्मली जो कि ये होगा ए, और ये होगा बी, और ये होगा क्यू, और नीचे जो शेषफल आता है वो होता है आर। आपको सिंपल में अच्छी तरीके से हम आपको बता देते हैं। आप इस तरीके से मौसो देते हो, तो मौसो देते हो, तो ये होता है ए, और ये होता है बी, ये होता है क्यू, और नीचे जो भाग दे करके घटाने के बाद लिखते हो नीचे, तो ये होता है आर। ये कुछ इस तरीके से होता है, और इसी तरीके से कंप्लीट करना होता है। और भाग एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। यहाँ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो, देख लो यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद जो है ये हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, और इसमें कुछ एग्जांपल भी इस तरीके से दिया हुआ है, देख रहे हो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि नेक्स्ट पेज हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि नेक्स्ट पेज जो है क्या है, नेक्स्ट पेज में वही एग्जांपल सब दिया हुआ है और कुछ नहीं है। महत्तम समावर्ती एल्गोरिथम, तो ये भी इस तरीके से निकलता है, जो कि आपको हम बता दिए थे पहले से ही। ये सब कुछ नहीं है,
हम आपको पहले ही बता दिए हैं टोटल चीज़। और ये भी इसी तरीके से निकाला गया है, जो कि हम आपको पहले बताया इस तरीके से निकाला गया, मतलब जैसे निकालते आए हो आप, शुरू से बचपन से निकालते आ रहे हो। ओके, तो उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा कुछ साधित प्रश्न है, ये आप देख सकते हो। जो यहाँ पे ये कुछ ऊपर है उसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ साधित प्रश्न। तो साधित प्रश्न में आप देख सकते हो कि पहला है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसम ज्ञात करें, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 867 और 255। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप जो है, ये सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या है कि 867 जो है बड़ा है किससे, 256 से। ओके, तो यानी कि 255 से हमें मौसो देना होगा 667 में। ओके, तो आप कितना से लगा सकते हो, तो 2 से लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा, मतलब 3 से लग जाएगा, आप 3 से लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 3 से लगा दो इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा, आप अच्छी तरीके से पता है आपको कितना होगा। यानी कि चलो हम आपको बताते हैं, 5 या 15 के 5 हो जाएगा, 5 या 15 के 16 हो जाएगा, 2 या 6 एक 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपको पहले कंडीशन में। मतलब ये है कि जो भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है वो A बराबर B क्यू प्लस आर होता है। इसी पर इसका पहले कंडीशन अगर बैठाओगे तो ये हम आपको ये बताए थे, ये आपको बी बताए थे, ये क्यू बताए थे, ये आर बताए थे। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 867 बराबर बी हो जाएगा 255 और बीच में गुना, क्योंकि यहाँ इस दोनों के बीच में कुछ नहीं है, बी इंटू क्यू है। ठीक है, तो क्यू हमारे पास 3 आ जाता है और प्लस शेषफल 102 आ जाता है। इस तरीके से ये हमारा पहले कंडीशन में हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या करना होगा, तो 102 से फिर इसमें 255 से इस तरीके से देना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर इस तरीके से आएगा, तो फिर इस तरीके से लिख दोगे यहाँ पे। समझ आ रही बात। और जब तक लेना है जब तक कि ये आर बराबर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। 0 आने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाया है, वही चीज़ बात बताया यहाँ पे। ये पहले कंडीशन में आया था, ये दूसरे कंडीशन में आया है, और ये तीसरे कंडीशन में आया है, जो कि शेषफल आ गया। शेषफल यहाँ पे देख सकते हो 0, क्योंकि इस भाग में यही तो है एक वो खासियत है महत्तम में, मौसम में, कि अंत तक वो शेषफल 0 आ ही जाता है, तो हमारा सही हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखना, जो b बराबर होता है ना वही हमारा मौसम होता है, याद रखोगे। जो b बराबर होता है वही हमारा मौसम होता है। तब b बराबर हमारा क्या है, 51, देख रहे हो ना यहाँ पे। तो इसीलिए इसका आंसर जो होता है वो 51 हो जाता है, और यही इसका आंसर होता है 51। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से जो है बन गया। उसके बाद जो है हम आपको अगले वीडियो में जो है हम आपको प्रश्नावली लेके चलेंगे। ठीक है, क्या चीज़, प्रश्नावली लेके चलेंगे, जो कि एक रहेगा या एक का ए जो भी है वो रहेगा, और ये भारतीय भवन का है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके जो है आप बता सकते हो कि आपको समझ में नहीं आया। आई होप कि मुझे खुशी होगी, और हम अगला जो वीडियो बनाएंगे तो कोशिश करेंगे उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाने का। ओके, तो चलिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।